हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विथ आर ओ हिट में स्वागत है। और ये हमारा आज का लेक्चर जो है क्लास 12 का चैप्टर 1 का 8th नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग 11th नंबर का टॉपिक कवर करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है टॉर्क, या इसी को हम लोग बोल देते हैं फोर्स, या फिर इसी को बोल देते हैं हम लोग कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कहाँ पर रखे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखे हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हर एक पॉइंट पर किसी भी चार्ज को रख दें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक पॉइंट पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा जितना दूसरे पार्टिकल या दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है इक्वल होगा। ओके, और उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी डाइपोल को ले जाकर रख दिए तो ये डाइपोल क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा या एक फोर्स फील करने लगेगा। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क या फिर कपल एक्टिंग। तो इसी के लिए आज हम लोग डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इस टॉपिक में भी ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डायग्राम जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग की क्लियर हो गई तो फिर ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ईजी होने वाला है। और यहाँ भी हम लोग 11th क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, 11th क्लास में ऑलरेडी आप लोग टॉर्क के बारे में पढ़ चुके होंगे। टॉर्क होता क्या है? एक्चुअल में कोई फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो कोई भी बॉडी जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है और वो रोटेट करने लगता है। ठीक है, किसी न किसी एंगल से। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है साइन थीटा आएगा। अगर हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो इसी को हम लोग एफ डी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसी फॉर्मूले का आज हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग टॉर्क निकालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रख दूँ पी पॉइंट पर और यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज को रख दूँ क्यू पॉइंट पर, तो जितना इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पी पर होगा उतना ही इफेक्ट पॉइंट क्यू पर भी होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? कोई भी दो चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर जो है अपोजिट होना चाहिए, इसको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर हम लोग क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। तो उसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हम लोग ए एक पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है। ए पॉइंट पर हम लोगों ने माइनस क्यू चार्ज को रखा है, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज को रखा है। दोनों के बीच का एक सेंटर पॉइंट है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। ये वाला जो एक्सिस है इसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं और ये वाला जो एक्सिस है इसको इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। अब इस डाइपोल को ले जाकर हम लोग कहाँ रख देंगे? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तो ये जो दोनों डायग्राम है आप लोग को कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको जब हम लोग रखे थे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। ओके, चलिए मैं इसको फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें मैं क्या कर दिया हूँ? यहाँ पर एक डाइपोल को ले जाकर रख दिया हूँ। तो डाइपोल को जब रखता हूँ तो ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखता है। इसको मैं माइनस क्यू चार्ज कंसिडर कर लेता हूँ, इसको प्लस क्यू चार्ज कंसिडर कर लेता हूँ और ये इसका ओरिजिन सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ये रोटेट होने लगता है और रोटेट होकर इनका पोजिशन जो है कुछ ऐसा हो जाता है। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये डाइपोल जो है रोटेट होकर ऐसा हो गया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, और इस चार्ज के ऊपर भी एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्यों लग रहा है? प्लस क्यू चार्ज की वजह से लग रहा है। और ये फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ई फोर्स लगेगा। अब ये क्यू ई कहाँ से आया? तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल्स टू एफ अपन क्यू। तो इस डेफिनेशन से आया, तो यहाँ से हम लोग एफ को लिख सकते हैं क्यू ई। तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से है। इसी प्रकार जो निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा ये होगा एफ माइनस क्यू ई, इतना फोर्स प्रोड्यूस होगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये डिस्प्लेस हुआ है ना, रोटेट हुआ है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, हिल गया है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग शो कर देते हैं यहाँ पर एक लाइन से। यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है।
तो ये जो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ इसको हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ इसको पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक एंगल मिल जाता है थीटा, मतलब ट्रायंगल मिल जाएगा ए बी सी। अगर इस ए बी सी में अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पर ट्रायंगल में देखें तो थीटा का जो सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ पर बी सी है, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है, नीचे वाला बेस होता है तो उसके बाद जो बच जाता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर ये जो ए बी देख रहे हैं तो ए बी आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ए बी का वैल्यू क्या है जी, ए बी का वैल्यू है, हम लोग को पता है जो ए है ओ है, इनके बीच का डिस्टेंस ए होता है और ओ से बी का भी डिस्टेंस ए होता है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं लिख सकता हूँ 2a साइन थीटा, ठीक है। बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a साइन थीटा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर क्या किया हुआ हूँ, ड्रॉ किया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो बी सी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि हमें मिल चुका है बी सी इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। अभी जो ड्रॉ किया हूँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आप लोग को कुछ राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बी सी का वैल्यू मिल गया था ट्रायंगल ए बी सी से साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी का वैल्यू मिल गया हमको ए बी साइन थीटा। तो बी सी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2a साइन थीटा, जहाँ पर 2a साइन थीटा कैसे आया मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इक्वेशन नंबर 1 को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब इस डायग्राम में एफ प्लस क्यू क्या है, ये है फोर्स एक्सर्टेड, ओके, किसके द्वारा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स एक्सर्टेड है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ये भी फोर्स एक्सर्टेड है। यहाँ पर ड्यू की जगह पर ऑन पॉजिटिव चार्ज कर लीजिएगा। यहाँ पर भी इसको बोल सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू चार्ज, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल। ए बी क्या चीज़ है यहाँ पर, ये पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट बोल सकते हैं। ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल। और 2a क्या चीज़ है, इफेक्टिव लेंथ। 2a क्या चीज़ है, इफेक्टिव लेंथ। और e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, ये हम लोग को पता है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स है वो कितना होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, ओके। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, चूँकि हम लोग फोर्स को क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, और वेक्टर में उसके डायरेक्शंस के हिसाब से यहाँ पर हम लोग साइन यूज़ करते हैं। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर नेट फोर्स या टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा यहाँ पर 0, ओके। अब बात करते हैं, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं टॉर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लें तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है यहाँ पर फोर्स कितना मिला है हमको, यहाँ पर फोर्स मिला है क्यू ई, ठीक है। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लें तो एफ प्लस क्यू, एफ माइनस क्यू जो है क्यू ई के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे, क्यू ई रख देंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, क्यू ई रखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं 2a साइन थीटा। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू 2a क्यू ई साइन थीटा। और एक चीज़ और पता है, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है, क्यू इंटू 2a होता है। तो इस वैल्यू को हम लोग फिर से यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हम लोग को फाइनल जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। और इसी को कहा जाता है टॉर्क या फोर्स, किसके लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ओके। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। हम लोग को अभी एक्सप्रेशंस मिला है कुछ ऐसा, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि साइन थीटा पी ई साइन थीटा ये है, स्केलर फॉर्म होता है, इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं।
अगर यहाँ पर cos थीटा रहता तो यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी दो वेक्टर है, अगर इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। और अगर हम लोग किसी भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये जो है ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो ये वाला 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट केस की। हम लोग केस फर्स्ट की बात करते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 0 हो, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो या फिर थीटा का वैल्यू पाई हो, तो यहाँ पर हम लोग को पता है साइन 0 का वैल्यू जो है 0 होता है और साइन पाई का भी वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो दोनों ही केस में हम लोग को टाउ क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 मिल रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 और पाई के लिए हमको टॉर्क का वैल्यू क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, चलिए केस 2 की बात करते हैं। अगर एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पर एंगल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? एंगल का मतलब ये है जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं किसी डाइपोल को रख देता हूँ तो डाइपोल रोटेट होके कुछ ना कुछ एंगल बनाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इसी एंगल की बात कर रहे हैं। और यदि ये एंगल 0 हो जाए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का टॉर्क नहीं देखने को मिलेगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। और यहीं अगर परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्योंकि हमको पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, पीई। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क से ही रिलेटेड है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का 12 नंबर का टॉपिक है ये, जिसका नाम है वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो जब वो रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है ना डाइपोल के ऊपर, तो वर्क कितना हो रहा है उसी को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फिर से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये क्या होता है, रोटेट होता है, ये भी हम लोग को पता है। तो रोटेट होता है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, निगेटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, इसमें एंगल क्या मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर टॉर्क में। तो यहाँ पर 2 केस की बात करते हैं। फिगर ए में आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो इसको हम लोग इनिशियल कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं। फिगर बी में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 नहीं है, थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग फाइनल कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग को पता है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो वर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डी ले सकते हैं या आर ले सकते हैं, या आपकी मर्जी है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन यूज़ किया रहता है। तो यहाँ पर ये है वर्क डन। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन लिखना चाहूँ तो इसी को मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F इंटू डी आर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ओके, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसका लेक्चर डाल दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर F क्या चीज़ है, F जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय डाइपोल थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स जो है प्रोड्यूस्ड फोर्स है किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, किसकी वजह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और डी आर को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लिए डिस्प्लेसमेंट, जिसका वैल्यू क्या है, स्मॉल है। डी आर का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग को एक चीज़ फिर पता है, अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इसके लिए हम लोग रिलेशन निकाले थे टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, और ये वाले रिलेशन को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं एफ इंटू डी आर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारा और इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, और यहाँ से इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो हम लोग को W इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, पी साइन थीटा डी थीटा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या है, एफ डॉट डी आर है, तो एफ डॉट डी आर की जगह पर हम लोग यहाँ पर टाउ रख देंगे, और टाउ का वैल्यू हमको पता है पी ई साइन थीटा होता है, तो हम लोग टाउ की जगह पर सीधा क्या रख सकते हैं, पी ई साइन थीटा रख सकते हैं, और डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आर का फंक्शंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर थीटा के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। आई होप आप लोगों ने 11th क्लास में डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे। डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस देखो, तो इनिशियल कंडीशंस को हम लोग θ1 कंसीडर कर लेते हैं और फाइनल कंडीशन को हम लोग θ2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, θ1 टू θ2। तो ये हमें मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू θ1 टू θ2 PE sin θ dθ, ऐसा हमें मिल जाता है। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेशंस करेंगे तो W इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस θ θ1 θ2 मिल जाता है। अब ये क्यों मिलता है, क्योंकि हम लोग को पता है इंटीग्रेशन में हम लोग को पता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये कितना होता है जी, माइनस कॉस थीटा होता है। ये हम लोग को पता है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर लिमिट लगा दी हैं, तो लिमिट भी आप लोगों को पता है, जैसे कि यहाँ पर θ1 है θ2 है, तो लिमिट क्या लग जाएगा यहाँ पर, θ1 θ2। और यहाँ पर जिसका फंक्शन होता है वहीं पर इस वैल्यू को रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर θ2 है तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा θ2, यहाँ पर माइनस माइनस इसका माइनस और रूल्स का माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस θ1। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर मिला हुआ है। ओके, अब हम लोग डायग्राम में देखे थे, यहाँ पर θ1 का वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन θ2 का वैल्यू 0 नहीं है। तो 0 नहीं तो कितना है, तो कितना है वो हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको थीटा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर θ1 का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए और θ2 का वैल्यू हम लोग थीटा ले लिए हैं। तो इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हम लोग को मिल जाता है W इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0। ओके, और इसी यहाँ पर cos 0 का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए। cos 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा प्लस cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसी को हम लोग रीअरेंज करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। और यहीं आपका क्या है, वर्क डन है। यहीं आपका क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। किसके लिए वर्क डन कहलाता है, उस डाइपोल के लिए जिस डाइपोल को हम लोग कहाँ रख दिए थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए थे। ओके, अब यहाँ से हम लोग डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। यदि यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, तो हम लोग को पता है cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो हमको वर्क डन कितना मिल जाएगा, 0। इसका मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यदि 0 है तो वहाँ पर हमको कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता, मिनिमम वर्क है, कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता। वहीं अगर थीटा को अगर हम लोग 90 डिग्री कर दे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 हो जाए, तब यहाँ पर हम लोग को पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो फाइनली हम लोग को कितना मिल जाएगा, W इज इक्वल्स टू PE। तो यहाँ पर हमको ना तो ज़्यादा काम करना पड़ता है, ना ही काम करना पड़ता है, बल्कि मॉडरेट लेवल का वर्क करना पड़ता है। अगर हम लोग केस 3 की बात करें, तो केस 3 में अगर हम लोग थीटा को हम लोग क्या कंसिडर कर ले, 180 कंसिडर कर ले या पाई कंसिडर कर ले। ओके, तो cos 180 का वैल्यू होता है हम लोग को पता है -1। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए। ये सारा स्टैंडर्ड वैल्यू 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस cos 180, ऐसा कुछ वैल्यू मिल जाएगा। और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। तो फाइनली हम लोग को वर्क का जो वैल्यू 2 PE मिल जाएगा। और यही क्या है, मैक्सिमम वर्क है। ठीक है, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों के बीच का एंगल जब 180 होता है तभी हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। 90 डिग्री से जस्ट 2 गुना वर्क करना पड़ता है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कवर होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें से फर्स्ट है टॉर्क। ओके, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस टॉपिक को कवर किए हैं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसके लिए भी हम लोग एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।